नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लोकगीत का सेकेंड लेक्चर कराने जा रहा हूं। यह लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत भी आता है और उसी लोकगीत में मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि लोकगीत का परिभाषा क्या होता है, लोकगीत का सामान्य परिचय मैं बताया हूं, लोकगीत किस तरह से हम लोग के बीच आया है, लोकगीत का प्रारंभ कहां से हुआ है और वह किस तरह से चलते हुए हमारे बीच आया। आज हम लोग लोकगीत का वर्गीकरण एवं विशेषता देखने जा रहे हैं। और यह टॉपिक दोस्तों जो भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे कि झारखंड सचिवालय और उत्पाद सिपाही या फिर पंचायत सचिव या जेटेड, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह टॉपिक जो है लोकगीत का वर्गीकरण, यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड पेपर से रिलेटेड, जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी यहाँ से प्रश्न थे, तो इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को वर्गीकरण बताया गया है। अभी वर्तमान में जितने भी मार्केट में बुक है उन सभी में कुछ कुछ विद्वानों का वर्गीकरण दिया गया है, सभी का नहीं दिया गया है। और जिसका नहीं दिया हुआ रहता है दोस्तों, उसी से एग्ज़ाम सेटर जो होता है वह वहीं से क्वेश्चन सेट करता है। इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहे और उन सभी वर्गीकरणों का एक सार यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी ही बेहतरीन है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लोकगीत का वर्गीकरण या भेद, वर्गीकरण या भेद दोनों एक ही होता है। वर्गीकरण को ही भेद कहा जाता है और इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण करना तभी अच्छा होगा जब हम इसे विस्तार से जानेंगे। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? जब इसको हम लोग अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी इसका वर्गीकरण कर पाएंगे। हमारे जीवन में लोकगीत जन्म से मृत्यु तक, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में दोस्तों जो लोकगीत होता है वह हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक समाया हुआ रहता है। कैसे? क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो रोते हुए आता है इस दुनिया पे, तो यह रोना भी एक प्रकार का गीत है। और जब वह इस दुनिया से जाता है तो जाने के बाद भी रोने वाला गीत अपने बाद छोड़ के जाता है। इसलिए कहा गया है यह जन्म से मृत्यु तक होता है। आंगन से लेकर अखड़ा तक हम लोग बहुत सारे लोकगीतों में देखे हैं नृत्य भी होता है। तो वह कहाँ से? घर के आंगन से लेके समाज के आंगन अर्थात अखड़ा तक, गांव से शहर तक। और यह लोकगीत गांव और शहर दोनों में व्याप्त है। जतरा सेंधरा तक। और जतरा और सेंधरा, जतरा क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे गांवों का मिला हुआ जो सामूहिक स्थल होता है जहां नृत्य वगैरह किया जाता है, बहुत सारे सामान वगैरह मिलता है, उसे जतरा कहते हैं। और यह जब बहुत बड़े पैमाने पे होता है अर्थात बहुत सारे राज्यों का, देशों का मिला जुला जो रूप होता है उसे सेंधरा कहते हैं। लोकगीत की परंपरा ज़बरदस्त रूप से देखने को मिलता है और इन्हीं सबों में, जतरा में, गांव में, शहर में, अखड़ा में, इन सभी में लोकगीत की जो परंपरा है वह हमें ज़बरदस्त रूप से देखने को मिलती है। ये गीत प्रत्येक गांव में पानी की पझरा की तरह फूट पड़ा है। और यह जो गीत है दोस्तों, लोकगीत, यह हर एक गाँव में, प्रत्येक गांव में जिस तरह से पानी का पझरा फूटता है अर्थात जिस तरह से पानी उत्पन्न होता है धरती के अंदर से, वैसे ही लोकगीत भी यहाँ पे फूट पड़ा है। इसलिए इसकी संख्या बताना मुश्किल है। संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि वह कहाँ से कब निकल जाए, किस घर से निकल जाए लोकगीत, यह कहना मुश्किल है। इसलिए इसकी संख्या कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारे जीवन में पर्व त्यौहार, शादी विवाह ये सब में गीत की परंपरा देखने को मिल ही जाती है। हमारे यहाँ जो भी है शादी या पर्व होता है, यहाँ पे उन सभी में लोकगीत की परंपरा हमें एकाएक देखने को मिलती है। और कभी कभी जब कोई खास मौका नहीं मिलता और जब यह शादी या पर्व इन सभी का कोई मौका नहीं मिलता तो इन गीतों को या तो रोपा डोभा
या धान निकौनी या कटनी में भी गाने की परंपरा देखने को मिलती है। और जब हमारे यहाँ हमारे समाज में कभी कोई खास मौका अर्थात कोई पर्व या त्यौहार या शादी वगैरह नहीं होता तो उस कंडीशन में हम लोग जो लोकगीत है उसको हम लोग कहाँ देखने को मिलता है? खेतों में मिलता है। खेत में जब धान वगैरह लगने लगता है या धान से जो घास हटाने लगता है उसी को निकौनी कहा जाता है, तो उस दौरान भी हम लोग लोकगीत की परंपरा को देखते हैं। साथ ही साथ धान काटने के समय भी इसकी परंपरा प्रचलित है। हमारे जीवन की ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है जहां ये लोकगीत समाहित नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि में कहीं ना कहीं लोकगीत समाहित होता है। इन्हीं आधारों पर भारतीय विद्वानों ने लोकगीत का वर्गीकरण किया है और यहाँ पे जो हमारे जीवन में पूरी तरह से रच बस गया है, यहाँ तक कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे शुरू सुबह से लेकर शाम तक, हमारे प्रत्येक व्यवसाय में हर जगह हमारे लोकगीत समाया हुआ है। इन्हीं आधारों पे भारतीय विद्वान इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग एक एक करके भारतीय विद्वान किस तरह से लोकगीत का वर्गीकरण किए हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विद्वान जो है डॉक्टर कृष्णलाल हंस। याद रखिएगा, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीतों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों? 6 भागों में। कौन? तो डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने। ये सबको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा इसमें कुछ बुक में मिल जाएगा और अधिकतर आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसे राइट डाउन कर ले तो एग्जाम में आसानी होगा। ठीक है, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीत को 6 भागों में बांटा है। अब वह कौन कौन सा भाग है? तो पहला भाग संस्कार गीत के अंतर्गत उन्होंने रखा है। दूसरा श्रम गीत। श्रम गीत में दोस्तों जो भी काम करने से संबंधित गीत है, खेती बाड़ी से, उसी को श्रम गीत कहेंगे। ठीक है। तीसरा धार्मिक गीत, जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है और उसमें जो गीत प्रचलित है उसे धार्मिक गीत कहेंगे। ऋतु संबंधित गीत, जो भी ऋतुओं से संबंधित गीत हो उसे ऋतु संबंधित गीत के अंतर्गत रखा गया है डॉक्टर कृष्णलाल हंस के द्वारा। और पांचवा है ऐतिहासिक गीत, जिसमें ऐतिहासिकता प्रदर्शित होती है उसे ऐतिहासिक गीत कहते हैं। जैसे अगर हम लोग को से एक भिखारी से संबंधित अगर कोई गीत हो तो वह भी मेरा ऐतिहासिक गीत के अंतर्गत आएगा। और छठा जो है वह अन्य गीत। अन्य गीत में दोस्तों खेल गीत, बाल गीत या अन्य किसी भी प्रकार का जो गीत आएगा उन सभी को अन्य गीत के अंतर्गत रहेंगे। तो यही 6 आधार है जिनके आधार पे जिनको बांटा है कौन? डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीतों को। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीतों को 6 भागों में बांटा है। दूसरा देखते हैं डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र को लोक साहित्य का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है क्योंकि लोक साहित्य का बंटवारा जो हुआ है दोस्तों, इन्हीं के आधार पे जो बंटवारा किया गया है उसे ही सर्वमान्य माना गया है, इसलिए इसे लोक साहित्य का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। इन्होंने नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया है। इन्होंने नागपुरी लोकगीत को कितने आधार पर बांटा है दोस्तों? 5 आधार पे। और डॉक्टर कृष्ण ने कितने आधार पे? 6 आधार पे। और डॉक्टर सत्येंद्र ने बांटा है 5 आधार पे। अब यह 5 आधार क्या है? तो पहला आधार है जन्म गीत, दूसरा है विवाह गीत, तीसरा है प्रबंध गीत अर्थात मैनेजमेंट से संबंधित जो गीत होता है उसे प्रबंध गीत कहेंगे, और चौथा है पर्व त्यौहार का गीत, और पांचवा है अन्य विविध गीत। अन्य जितने भी गीत आएंगे उन सभी को इन्हीं गीत में रखा जाएगा। इन्हीं में बाल गीत, खेल गीत, इन सभी गीतों को अन्य में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर सत्येंद्र ने 5 वर्गों में लोकगीत को बांटा है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत का वर्गीकरण करने में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय को महारत हासिल है। लोकगीत का वर्गीकरण में किसको महारत हासिल है? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय को। इन्होंने लोकगीतों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी 5 आधार पे, जैसे सत्येंद्र ने 5 आधार पे माना है वैसे ही डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी लोकगीतों को 5 आधारों पर वर्गीकरण किए हैं। अब कौन कौन सा वो 5 आधार है इसे हम लोग देखते हैं।
पहला है संस्कार गीत। जो भी संस्कार हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितने भी संस्कार होते हैं उन सभी संस्कारों से संबंधित गीतों को इन्होंने पहली कैटेगरी में रखा है। दूसरा जाति विशेष का गीत। जैसे हम लोग जाति विशेष के गीत में दोस्तों सोहराई गीत देखे थे, सोहराई एक जाति विशेष गीत है, तो इसी तरह के जो जाति विशेष का जो भी गीत होता है उसे भी यह दूसरी कैटेगरी में बांटा है। कौन? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तीसरा है रसानुभूति अर्थात रस से संबंधित गीत। रस से संबंधित गीत जिसमें रस की प्रधानता हो, श्रृंगार की प्रधानता हो, उन सभी गीतों को इन्होंने तीसरे कैटेगरी में रखा है। चौथा कैटेगरी में पर्व त्योहार एवं ऋतु संबंधी गीत। देखिए यहाँ पर्व त्योहार और ऋतु दोनों को इन्होंने मिला दिया है कृष्णदेव उपाध्याय ने, और इसी दिन दोनों को मिला के इन्होंने चौथा कैटेगरी बनाया है। चौथा कैटेगरी में पर्व त्योहार एवं ऋतु संबंधी गीत सभी को रखा है। और पांचवा है क्रिया या खेती बाड़ी से संबंधित जो गीत होता है उसे रखा गया है। जो भी हम लोग काम करते हैं खेती बाड़ी में, क्योंकि झारखंड, अगर भारत देखा जाए तो भारत ही एक कृषि प्रधान देश है और झारखंड तो है ही। झारखंड का मुख्य आधार दोस्तों कृषि है, और कृषि से होने के कारण यहाँ की जनजातीय जो समुदाय है वह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसी कारण से वह हमेशा खेतों के चारों ओर घिरे हुए रहते हैं, और इन खेतों के व्यवसाय से जुड़े होने के कारण इन्हीं में वह अपनी गीतों को गाते हैं। इस कारण से यहाँ पे खेती बाड़ी से संबंधित गीतों को भी रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने 5 आधारों पे लोकगीतों का वर्गीकरण किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर श्याम चरण दुबे। यह बुक में दिया हुआ है दोस्तों, जो अभी मार्केट में बुक उपलब्ध है उसमें दिया हुआ है। तो इसी आधार पर देखिए दोस्तों, बहुत सारा लोकगीत का वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो श्री श्याम चरण दुबे ने नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया है। अब श्याम चरण दुबे ने 4 आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, 4 आधार कौन कौन सा? सबसे पहला को सामान्य गीत माना है, दूसरा को नृत्य से संबंधित गीत को माना है, और चौथा है, तीसरा है गीत कथा अर्थात लोक गाथा जो कि गीत की तरह बोला जाता है, उसे ये इन्होंने माना है तीसरा कैटेगरी। और चौथा है लोक गाथा, लोक गाथा को अलग से मान दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 4 वर्गों में श्याम चरण दुबे ने लोकगीतों का वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5वां वर्गीकरण। डॉक्टर तेज नारायण लाल ने नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर अभी तक किसी ने नहीं किया, और हमको सबसे पहला नाम डॉक्टर तेज नारायण लाल का मिल रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकगीतों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण कौन किया है, तो आपको नाम बताना होगा डॉक्टर तेज नारायण लाल। डॉक्टर तेज नारायण लाल ने लोकगीतों का वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर किया है, और इन वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने लोकगीतों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। याद रखिएगा, डॉक्टर तेजलाल नारायण ने वैज्ञानिक आधार पे और वैज्ञानिक आधार मानते हुए इन्होंने लोकगीतों को 7 वर्गों में बांटा है। अब कौन कौन सा है ये 7 वर्ग हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है संस्कार गीत। संस्कार गीत तो सभी के उन लोगों ने बांटा है, तो यहाँ पे संस्कार गीत पहली कैटेगरी में आएगा। दूसरा है पेशा या व्यवसाय से संबंधित गीत। अब यहाँ पे पेशा जो होगा दोस्तों, या तो वह व्यापार का होगा, या वह खेती बाड़ी का होगा, या वह कोई और सरकारी नौकरी का होगा, किसी भी तरह का पेशा होगा, और उस पेशा से संबंधित जितने भी गीत होंगे उन्हें पेशा संबंधित गीत के अंतर्गत रखा जाएगा। तीसरा है ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत दोस्तों, हमारे यहाँ ऋतु हमेशा परिवर्तित होते रहती है, और इन ऋतुओं में जिस तरह के भी गीत प्रचलित है उन्हें ऋतु गीत कहा जाता है। तो तीसरी कैटेगरी में इन्होंने ऋतु गीत को रखा है। चौथा है नृत्य या नाच संबंधी गीत। वैसे गीत जिसमें नृत्य या नाच का आयोजन होता है, वैसे गीतों को इन्होंने नृत्य या नाच गीत के अंतर्गत रखे हैं। और चौथा है, 5वां है सामाजिक गीत। सामाजिक गीत जो समाज में हर प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक जात के लोगों के द्वारा जो गीत का आयोजन होता है उसे सामाजिक गीत कहते हैं। और गीत का हम लोग देख चुके थे दोस्तों, गीत जो होता है वह सामाजिक गीत होता है, और यह समाज के कल्याण के उद्देश्य से क्या होता है, गाया जाता है।
इसमें समाज के हर एक भावनाओं को प्रदर्शित करने का मादा होता है इन गीतों में, इसलिए इन्हें सामाजिक गीत कहा गया है। और देखिए छठा में क्या कर दिया है, यहाँ व्यवसाय तो अलग रखा ही है, साथ ही साथ आर्थिक गतिविधि से संबंधित गीत। ये देख लीजिए, यह अब सिर्फ संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगर आपका व्यवसाय हो गया तो व्यवसाय से संबंधित गीत भी तो रख सकते हैं ना आर्थिक गतिविधि में, लेकिन इन्होंने एक कैटेगरी बढ़ा दिया है और आर्थिक गतिविधि को अलग रख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह छठा हो गया। और सातवां में विविध गीत। विविध में दोस्तों बाल गीत, खेल गीत ये सब आएगा। आप लोगों को बार बार हर एक में बता रहे हैं कि विविध या अन्य में बाल गीत, लोकगीत ये सब आएगा। इस तरह से डॉक्टर तेज नारायण लाल ने वैज्ञानिक आधार पे 7 वर्गों में लोकगीतों का वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण में विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जिन्होंने लोक साहित्य को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण करने में विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, अर्थात विषय वस्तु के आधार पर ही इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। आपसे पूछ देगा कि विषय वस्तु के आधार पर लोकगीतों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने विषय वस्तु के आधार पर लोकगीत का वर्गीकरण 6 वर्गों में किया है, 6 आधारों पर किया है। अब यह 6 आधार कौन कौन से हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आधार विशेश्वर प्रसाद केसरी ने भक्ति संबंधी गीतों को माना है। ठीक है, पहला आधार जो भक्ति से संबंधित, अर्थात जो अपनी देवता या अपना देव या भगवान से संबंधित जो भी गीत हो उसे भक्ति गीत के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है राग संबंधी गीत। राग संबंधी गीत को विशेश्वर प्रसाद केसरी ने दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। और तीसरा जो है दोस्तों कैटेगरी वह है संस्कार संबंधी गीत। संस्कार संबंधी गीत को इन्होंने तीसरी कैटेगरी में रखा है। और चौथी कैटेगरी में मंत्र संबंधी गीत। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र किया जाता है या जो भी साधु संत होते हैं उनके द्वारा मंत्र वगैरह भजन वगैरह किया जाता है, उन सभी से संबंधित जो गीत होते हैं उसे मंत्र गीत के अंतर्गत रखा जाता है। और पांचवा है कहानी गीत। जो भी हमारा कहानी है उस कहानी को कहने की व्यवस्था जो गीत के तरह आया है उसे हम लोग कहानी गीत के अंतर्गत रखेंगे। और छठा जो है वह अन्य गीत। अन्य गीत में हम लोग फिर से एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अन्य गीत में बाल गीत, खेल गीत ये सभी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने लोकगीतों का वर्गीकरण 6 आधारों पे किए हैं। अब हम लोग देखते हैं 7वां आधार। 7वां जो है दोस्तों, 7वां वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो 7वां वर्गीकरण डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का ही बुक आप लोग लोक साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। तो इन्होंने अपने बुक में इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। लोकगीत का अध्ययन के उपरांत इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण जो किए हैं वह 7 आधारों पे किए हैं। कितने आधारों पे? 7 आधारों पे किए हैं। किसके द्वारा 7 आधार पे किया गया है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लोकगीत का वर्गीकरण 7 आधार पे किया गया है। अब वह कौन कौन सा आधार है, तो पहला आधार है पर्व त्यौहार से संबंधित गीत। जितने भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी झारखंडी संस्कृति में पर्व त्यौहार का भरमार है, अर्थात पर्व त्यौहार भरे पड़े हैं। हर मौसम के लिए अलग अलग पर्व की व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इस व्यवस्था से संबंधित जितने भी गीत होंगे उन सभी को पर्व त्यौहार गीत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है धार्मिक एवं ऐतिहासिक गीत। धर्म से संबंधित एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जितने तरह के भी गीत आएंगे उन सभी को धार्मिक एवं ऐतिहासिक गीत के अंतर्गत रखा गया है। किनके द्वारा, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। तीसरा जो है वह संस्कार संबंधी गीत। जितने तरह के भी हमारे यहाँ संस्कार है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितने भी संस्कार है, चाहे तो वह जन्म का संस्कार हो, वह
जनेऊ धारण का संस्कार हो, वह विवाह का संस्कार हो, इन सभी संस्कारों को हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। चौथा में ये इन्होंने श्रम या खेतीबाड़ी से संबंधित गीत को रखा है। श्रम या खेतीबाड़ी से संबंधित जितने तरह के भी गीत गाए जाते हैं उन सभी को इन्होंने इसके अंतर्गत रखे हैं। पांचवा जो है वह ऋतु संबंधी गीत, ऋतु से संबंधित जितने भी गीत गाए जाएंगे उन सभी को, जैसे पावस उदासी हमारा ऋतु संबंधी गीत है दोस्तों, तो इन सभी या सभी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो पांचवा आधार हो गया। अब हम लोग छठा आधार देखते हैं। छठा वर्गीकरण क्या है? तो छठा वर्गीकरण है नाच गान से संबंधित गीत। नाच गान से संबंधित जितने तरह के भी गीत होंगे उन सभी को इन्होंने छठे कैटेगरी में रखा है। कौन? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। और सातवां जो है वह विविध गीत। विविध गीत में फिर से वही सब आएगा। तो इस तरह से इन्होंने लोकगीतों का वर्गीकरण 7 आधारों पे किए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट वर्गीकरण जो है दोस्तों वह डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा किया गया है। डॉक्टर कुमारी वासंती ने लोकगीत का वर्गीकरण सबसे बेहतरीन तरीके से किया है। तो इसे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर कुमारी वासंती के लोकगीतों के वर्गीकरण को सबसे सुंदर वर्गीकरण माना जाता है। डॉक्टर कुमारी वासंती ने लोकगीत का जो वर्गीकरण किए हैं उन्हें सबसे बेहतरीन वर्गीकरणों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके वर्गीकरण में सभी तरह की विशेषताएं समाहित है। सभी में दोस्तों कुछ ना कुछ कमियां थी, लेकिन जो डॉक्टर कुमारी वासंती ने लोकगीतों का वर्गीकरण किया है उसमें सभी तरह की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो हम लोग जब इसका अभी देखने लगेंगे नीचे तो आप लोगों को भी यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डॉक्टर कुमारी वासंती ने हर एक चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किए हैं, जो कि नागपुरी लोकगीत के छंद रचना नामक किताब में किया गया है। और यहाँ पे नागपुरी गीत का जो छंद नामक रचना है डॉक्टर कुमारी वासंती का, इन्होंने इसी के माध्यम से इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। और कितने तरीके से किया है तो इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। यह शायद 9 तरीके से किया है दोस्तों। काउंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5, 6, 7, 8, 9 तरीके से किया है। डॉक्टर कुमारी वासंती ने लोकगीतों का वर्गीकरण 9 आधार पे किया है। ठीक है। डॉक्टर कुमारी वासंती ने लोकगीतों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है? तो 9 आधार पे किया गया है। याद रखिएगा, कुमारी वासंती के द्वारा 9 आधार पे लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है। पहला जिन्होंने आधार बनाया है राग या नाच गान के आधार पर। राग से संबंधित या नाच गान से संबंधित जितने तरह के भी लोकगीत आएंगे उन सभी को इन्होंने पहली कैटेगरी में रखा है। ठीक है। एक साथ इन दोनों को मिला के एक कैटेगरी में रखा है। और इसमें कौन कौन सा गीत आएगा? झूमर होगा, डमकच होगा, इन सभी गीतों को इन्होंने इनके अंतर्गत रखा है। दूसरा देखते हैं पात्र के आधार पे। इन्होंने पात्र के आधार पे लोकगीत का वर्गीकरण किया है। और पात्र के आधार पे इन्होंने लोकगीत का जो वर्गीकरण किया है उनमें पात्र के आधार पे अगर कोई पात्र पुरुष है तो और कोई पात्र स्त्री है, अगर स्त्रियों से संबंधित अगर जो गीत होगा उसे जनाना झूमर के अंतर्गत रखा गया है। और पुरुषों से संबंधित अगर कोई गीत होगा तो उसे मर्दाना झूमर कहा जाएगा। ठीक है। इस तरह से इन्होंने पात्र के आधार पर भी लोकगीत का वर्गीकरण किया है। तीसरा इन्होंने ऋतु और उत्सव के आधार पर भी इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। और ऋतु और उत्सव के आधार पे इन्होंने क्या क्या आधार दिए हैं और इसके अनुसार कौन सा गीत आएगा? तो दोस्तों इसके अनुसार फगुआ गीत आएगा, उदासी गीत आएगा, सोहराई आएगा, पावस आएगा। ये सभी गीत जो है ऋतु और उत्सव से संबंधित गीत है। इसी तरह इन्होंने काल कर अकाल के आधार पर भी, यहाँ पे काल के आधार यहाँ के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नागपुरी में लिखने के चक्कर में यहाँ पे कर हो गया है, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। काल के आधार पर इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। और काल के आधार पर लोकगीतों का वर्गीकरण किस तरह से किए हैं एग्जाम्पल में होगा दोस्तों। जैसे काल के आधार पर पहला सांझ, पहिल सांझा होगा, अधरतिया होगा, भिनसरिया होगा, या आपका इसी तरह से बिहनिया होगा। तो यह सब काल को डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है। समय के आधार पे जो गीत गाया जाता है उसे इन्होंने काल
के आधार पर माना है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने पांचवा जो आधार बनाया है संस्कार एवं अनुष्ठान के आधार पे। जितने तरह के भी हमारे संस्कार है एवं जो भी अनुष्ठानिक क्रिया हम लोग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानिक क्रिया, उन सभी को एक कैटेगरी में डॉक्टर कुमारी वासंती ने रखा है। ठीक है, तो इस अनुष्ठान और संस्कार के संबंधित कौन कौन से गीत आएंगे, तो इसमें जन्म गीत आएंगे, विवाह गीत आएंगे, और विवाह गीत को ही दोस्तों लायर गीत कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विवाह गीत को लायर गीत कहा जाता है। तो यह हमारा डॉक्टर कुमारी वासंती के अनुसार जो विवाह गीत है और लायर गीत है या जन्म गीत है, यह संस्कार और अनुष्ठान से संबंधित गीतों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ताल के आधार पे। इन्होंने ताल के आधार पर भी लोकगीतों का वर्गीकरण किया है। अब ताल के आधार पे क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें एक हरिया होगा, लुझरी होगा, लहसुआ होगा, दोहरिया होगा, ठड़िया होगा। इस तरह से इन्होंने ताल के आधार पे लोकगीत का वर्गीकरण किया है। ठीक है, सातवां आधार हम लोग देखते हैं भाषा एवं देश के आधार पे। भाषा एवं देश के आधार पर भी इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। अब भाषा के आधार पे दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो नागपुरी एक भाषा है, तो नागपुरी भाषा के आधार पर ही इसे नागपुरिया गीत कहा गया है। बंगला के आधार पर इसे बंगला, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे देश, तो जिस तरह से बांग्लादेश है तो बांग्लादेश एक देश है, तो उसके आधार पर भी यह बंगला गीत को रखा गया है। साथ ही साथ उड़ीसा भी देखिए दोस्तों, यह देश या राज्य के आधार पर बांटा गया है। इस तरह से कहा गया है कि भाषा एवं देश के आधार पर भी लोकगीतों का बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जाति के आधार पर। इन्होंने लोकगीत का अगला वर्गीकरण 8वां आधार पर जो किया है वह जाति के आधार पर किया है। तो जाति के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, सोहराय गीत है और जदूर गीत है, जदूरा गीत है, साथ ही साथ माठन का गीत भी जो है वह हमारा जाति के आधार पर आएगा, इसलिए इसे जाति गीत के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जाति के आधार पर एक गीत का प्रचलन है, एक गीत आया है और वह सोहराय गीत आया है, जो कि मुख्य रूप से आहिर जात के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जाति के आधार पर भी इन्होंने लोकगीत का वर्गीकरण किया है। 9वां वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। इन्होंने डॉक्टर कुमारी वासंती ने 9वां आधार क्या माना है, तो 9वां आधार के अंतर्गत इन्होंने अन्य गीत को रखा है। और अन्य गीत में जो वह कहानी से संबंधित गीत होगा, खेल गीत होगा, बाल गीत होगा, गीता मंत्र गीत होगा। जो गीता हमारे यहाँ का जो धार्मिक पुस्तक है उससे संबंधित जो भी गीत मंत्र आएगा उसे इसके अंतर्गत अन्य गीत के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर कुमारी वासंती ने जितने भी आधार बनाए हैं उन सभी से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पूरे लोकगीतों को एक जगह समेट के रख दिया है। इससे अलग कोई भी और आधार नहीं हो सकता है, इसलिए इसके वर्गीकरण को सबसे सुंदर वर्गीकरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां आधार, 9वां वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है। अब 9वां वर्गीकरण जो है दोस्तों वह रस के आधार पर किया गया है। नागपुरी में जो रस पाया जाता है उस रस के आधार पर नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है। और रस के आधार पे नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है या 4 आधारों पे किया गया है। अब यह 4 आधार रस के आधार पर कौन कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है वीर रस है, दूसरा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही दोस्तों सोहर आएगा, विवाह गीत आएगा। ये सब श्रृंगार के अंतर्गत अर्थात सजावटी से संबंधित गीत है। ठीक है, और यहाँ वीर रस जिसमें कोई किसी वीर पुरुष की भावना को दिखाया जाता है, वैसे में जैसे पाइका वाइका है तो इन सभी को हम लोग वीर रस के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरह करुणा से संबंधित जो रस है उसे भी इन्होंने एक आधार लगाया है। तो करुणा से संबंधित गीत के अंतर्गत क्या आएगा, तो विदाई से संबंधित गीत आएगा। विदाई से संबंधित गीत के अलावा वियोग विधि, वियोग जो गीत होगा यह भी करुणा से संबंधित होगा। विदाई का अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे अगर कोई लड़की है उसका विवाह होता है तो उस विदाई के उपरांत जो गीत गाया जाता है उसे यहाँ पे रखेंगे। साथ ही साथ अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाए या किसी पुरुष का स्त्री मर जाए तो उस दौरान जो वियोग के भावना में जो गीत का प्रचलन होता है उसे ही वियोग गीत कहेंगे।
और यह सब गीत करुणा रस में संबंधित होता है। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा है, चौथा जो है वह शांत रस। शांत रस में दोस्तों भक्ति से संबंधित गीतों को रखा गया है। ठीक है, भक्ति से संबंधित जितने भी गीत होंगे उन सभी को शांत गीत कहेंगे। यह रस के आधार पे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यह हो गया नागपुरी लोकगीतों का संपूर्ण वर्गीकरण, जो कि आप लोगों को एक जगह और एकदम आसान एवं सरल भाषा में समझाया गया है। आप लोगों अगर एक बार में समझ में ना आए दोस्तों तो 2 बार वीडियो देखिएगा। 2 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इससे एक भी समस्या नहीं रहेंगी, ऐसा मेरा वादा है दोस्तों। बस आप लोग इसे ध्यान से देखते जाइए और अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नागपुरी लोकगीत की विशेषता। अब हम लोग नागपुरी लोकगीत की विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है। नागपुरी लोकगीत की विशेषता को मुख्य रूप से 2 आधारों पर समझा जा सकता है। नागपुरी लोकगीत की जो विशेषता है उसको हम लोग 2 आधार पे समझेंगे। अब यह 2 आधार क्या है, नीचे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आधार है दोस्तों, 2 आधार पे हम लोग देखें, उसमें से पहला है भाव या विषय वस्तु के संबंध में। जो भी इसकी विशेषता है, लोकगीत की विशेषता को हम लोग पहला आधार पे जो देख रहे हैं वह भाव या विषय वस्तु के संबंध में पहला विशेषता देखते हैं। अब भाव या विषय वस्तु के संबंध में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है ऐतिहासिक लोकगीत। जो भी ऐतिहासिक लोकगीत से संबंधित जितने भी गीत आएंगे उन सभी को हम लोग इस भाव या विषय वस्तु के आधार पर रखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कोई भी ऐतिहासिक घटना को इसके अंतर्गत रखा जाता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना को इसके अंतर्गत रखेंगे और यही इसकी एक विशेषता है। ठीक है, इसमें जो भी ऐतिहासिक घटना से संबंधित गीत आएगा उसे रखा जाएगा। दूसरा देखते हैं सामाजिक लोकगीत। समाज से संबंधित जितने भी तरह के भी लोकगीत होंगे इसे इसके अंतर्गत रखेंगे और यह समाज की जो उत्थान है या समाज की जो गतिविधि है उसको दिखाता है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है जो सामाजिक बारे में बताता है। यह लोकगीत का एक विशेषता समझा जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें समाज को में एक गीत प्रचलित होती है और जो समाज में शिक्षा की व्यवस्था करता है अर्थात नैतिक शिक्षा देता है, इसलिए इसे एक विशेषता माना गया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत में दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड में विभिन्न ऋतुओं से संबंधित अलग अलग गीत की व्यवस्था है और इससे उस गीत के बारे में, उस गीत से हम लोग को उस ऋतु के बारे में पता चलता है, इसलिए इसे एक विशेषता के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा जो है वह पर्व त्योहार संबंधित गीत। यहाँ इसकी विशेषता, लोकगीत की विशेषता इसलिए इसे माना जा रहा है क्योंकि पर्व त्योहार में एक गीत का आयोजन होता है और उस गीत के माध्यम से उस पर्व त्योहार के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से गीत के रूप में होता है, इसलिए इसे एक विशेषता माना गया है। नेक्स्ट है खेती बाड़ी से संबंधित गीत। खेती बाड़ी से संबंधित गीत भी इसकी एक विशेषता है क्योंकि खेती बाड़ी में जब काम लोग करने लगता है तो जब गीत का आयोजन होता है या गीत गाते हुए जब वो काम करता है तो उसकी थकान कम होती है और साथ ही साथ वह मनोरंजन से भर जाता है, मनोरंजित हो जाता है, जिसके कारण उसे थकान नहीं होता, इसलिए इसे लोकगीत का एक विशेषता माना गया है। नेक्स्ट है संस्कार संबंधी गीत। विभिन्न प्रकार के संस्कारों में भी गीत का आयोजन होता है और उस गीत के माध्यम से उस संस्कार के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसे संस्कार गीत के अंतर्गत रखा गया है और यह इसकी एक विशेषता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है नाच गान संबंधित गीत।
नाच गान से संबंधित जितने तरह के भी गीत है दोस्तों, उसकी भी एक विशेषता है। यह भी लोकगीत की एक विशेषता है। और अन्य गीत के द्वारा भी यहाँ पे प्रदर्शित होता है, इसलिए इसे नागपुरी लोकगीत का एक विशेषता माना गया है। तो पहला आधार जो है दोस्तों लोकगीत का वर्गीकरण का, वह भाव चाहे विषय वस्तु के आधार पर माना गया है। और दूसरी विशेषता जो है वह इसकी विशेषता है शैली संबंधी विशेषता। लोकगीत का जो शैली है उसके अंतर्गत इसकी विशेषता को दर्शाया गया है कि जब पहला है उसमें छंद संबंधी विशेषता, उसकी छंद किस तरह की है इसे दिखाना, इसे शैली संबंधी विशेषता के अंतर्गत रखेंगे। और कोई भी गीत है उसका राग कैसा है, तो उस राग से संबंधित जितने भी गीत आएंगे उसे इसकी विशेषता समझी जाएगी। और तीसरा है भाषा संबंधी गीत। भाषा से संबंधित गीत हम लोग देख चुके थे, जैसे हम लोग बंगला देखे थे, उड़िया देखे थे। इस तरह के जो गीत आएगा वह भाषा से संबंधित गीत है, नागपुरिया है, ये सब। तो यह इसकी एक विशेषता को दर्शाता है और यह शैली के अनुरूप है। ठीक है। चौथा देखते हैं अलंकार संबंधी गीत। जितने भी अलंकार, अगर अलंकार हम लोग को देखना है दोस्तों, तो लोक साहित्य का जो एक दूसरा पार्ट होता है जो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है, और उस शिष्ट साहित्य जो है वह पूरी तरह से अलंकार से भरा हुआ होता है। अर्थात उसमें साज सजावट की, अर्थात कल्पना की चीज़ें बहुत सारी मिली हुई होती है, इसलिए यहाँ उसे शिष्ट साहित्य कहा जाता है। और वही शिष्ट साहित्य के अंतर्गत अलंकार सबसे ज़्यादा विद्यमान होता है। तो यहाँ पे लोकगीत को जो शैली के आधार पे जो उसकी विशेषता बताई गई है, तो वह शैली के आधार पे उसके अलंकार को प्रदर्शित करता है। और चौथा है, नेक्स्ट है पांचवा, रस संबंधी गीत। विभिन्न प्रकार के रसों से संबंधित यहाँ पे रस की प्रधानता होती है, तो रस की प्रधानता भी इसकी विशेषता को प्रदर्शित करती है। अब आगे हम लोग इनकी विशेषता के बारे में, और भी नागपुरी लोकगीत के बारे में कुछ कुछ कहा गया है, उसे हम लोग देखते हैं। किसी भी साहित्यिक रचना की पहली विशेषता विषय वस्तु से जुड़ी रहती है। अगर किसी भी साहित्य की रचना अगर हम लोग देखेंगे, उस रचना की पहली विशेषता क्या होती है, वह कहीं ना कहीं किसी विषय वस्तु से अवश्य जुड़ी रहती है। और नागपुरी लोकगीत भी एक विषय वस्तु से जुड़ी हुई है, इसलिए विषय वस्तु के आधार पर ही इन गीतों को अलग अलग किया जा सकता है। और इन विषय वस्तु के आधार पर ही इन लोकगीतों को अलग अलग करके उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। इन्हीं गीतों में जो भाव संबंधी गीत बना है, जिसकी विशेषता को हम लोग अलग अलग रूप में देख सकते हैं। और इन्हीं विशेषताओं में जो भाव संबंधी जो गीत आया है, उनको अलग अलग करके हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे दोस्तों, ऐतिहासिक से संबंधित देखे थे, पर्व त्यौहार से संबंधित देखे थे, संस्कार से संबंधित देखे थे, खेती बाड़ी से संबंधित देखे थे। तो यह सब भाव से संबंधित है। ठीक है। ऋतु है, सामाजिक है, ये सभी हमारा भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी एक अलग विशेषता मानी जाती है। आगे देखते हैं नागपुरी लोकगीत की विशेषताओं में जब हम रचना संबंधी विशेषता को देखते हैं, तो इसमें छंद, राग, भाषा एवं अलंकारिक विशेषता देखने को मिलती है, जो इसे काफ़ी आकर्षक बना देती है। क्योंकि राग, छंद जो होता है दोस्तों, अलंकार जो होता है, इस लोकगीत की विशेषता को काफ़ी ही बढ़ा देती है, जिसके कारण यह लोकगीत काफ़ी आकर्षक हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोकगीतों की विशेषताओं में। इन लोकगीतों की विशेषताओं में क्या क्या मिलता है, तो इन लोकगीतों की विशेषता में सरलता होती है, मधुरता होती है, कर्मप्रियता होती है और संगीतात्मा होती है। इन्हीं चार तत्व मिलके किसी भी गीत को क्या करते हैं, बनाते हैं। संगीतात्मा के तत्व विद्यमान होते हैं, इसी के कारण नागपुरी लोकगीत सहज हो जाता है। और इन्हीं चारों तत्व मिलके नागपुरी लोकगीत को सहज बनाता है तथा नागपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाने में भाषा की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। और इन्हीं सभी के तत्वों के कारण जो नागपुरी भाषा के जो गीत है, और जो इससे के कारण नागपुरी भाषा के जो गीत है, यह नागपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे इसका फैलाव दूर दूर तक संभव हो पाया है।
और इसी कारण से इसमें सहजता मधुरता होती है, जिसके कारण नागपुरी लोकगीत का फैलाव बहुत दूर दूर तक हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, अतः इसके महत्व के आधार पर ही इसे नागपुरी लोकगीतों की रानी कहा जाता है। नागपुरी लोकगीतों की रानी, लोकगीत जो होता है उसे नागपुरी लोकगीतों का रानी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, नागपुरी लोकगीत का रानी कहा गया है किसको? लोकगीत को। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी संस्कृति मुँह बोलता चित्र के रूप में लोकगीत हमारी सामाजिक दुनिया से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो लोकगीत है दोस्तों, वह कुछ भी क्या है, लोकगीत हमें लगता है कि वह लोकगीत एक मरा हुआ चीज़ है, एक अनबोलता चीज़ है, लेकिन फिर भी लोकगीत से ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है कि वह हमें पूरी समाज की व्यथा कह रही है या बता रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए इस नागपुरी लोक संस्कृति को मुँह बोलता चित्र कहा गया है। अर्थात जैसे जैसे जीवन की गतिविधियाँ होती है उसी भाव के अनुरूप ये लोकगीत के माध्यम से प्रकट होती है। जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, कभी सुख का आता है, कभी दुख का आता है, कभी परेशानी का आता है, कभी खुशी का आता है। अर्थात जैसी भी गतिविधि आएंगी उस तरह के गीत के माध्यम से यह उसे प्रकट करेगा, इसलिए इसे मुँह बोलता चित्र कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य प्रसाद हजारी। आचार्य प्रसाद हजारी ने लोकगीत को समाज का हृदय गान कहा है। समाज का हृदय गान किसे कहा है? लोकगीत को कहा है। कौन कहा है? तो आचार्य प्रसाद हजारी ने कहा है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आचार्य प्रसाद हजारी ने लोकगीत को समाज का हृदय गान कहा है, जो कि हमारे बीच परंपरा से चली आई है। और हम लोग देख चुके हैं लोकगीत का स्थापना कब हुआ या प्रचलन कब आया और यह कैसे हमारे बीच आया। तो हम लोग लोकगीत के बारे में देखे थे कि यह आदिम काल से शुरुआत होता है और आदिम काल से चलते हुए यह हमारे बीच तक पहुंचा है। इसी कारण से लोकगीत को संस्कृति की मुँह बोलती चित्र भी कही जाती है और इसी कारण से यहाँ पे लोकगीत जो है उसे संस्कृति का मुँह बोलता चित्र भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यह आदिम काल से चलते हुए हमारे बीच आया है, जो कि इतने दूर का सफ़र करने के बावजूद भी इसकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, लोकगीत के संबंध में कहा गया जाता है कि ये आदिम मनुष्य का हृदय गान है। इससे ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि जो लोकगीत है वह आदिम मनुष्य का हृदय गान है, जो लोकगीत के माध्यम से उसके जीवन, और यह जो लोकगीत के माध्यम से ही उसके जीवन के उल्लास, उमंग, करुणा, सहजता एवं उसके समस्त सुख दुख की भावना को प्रदर्शित करती है। उसके जीवन में जितने तरह की भी भावनाएं हैं उन सभी को प्रकट करने का काम यह लोकगीत ही करती है। साथ ही इसमें सामूहिकता की भावना भी प्रज्वलित होती है। और लोकगीत में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि अधिकतर जो झारखंडी संस्कृति में जितने तरह के भी लोकगीत हैं उन सभी में सामूहिकता की भावना है। इस तरह से लोकगीत की विशेषता हम लोग का समाप्त होता है। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह लोकगीत, आप लोगों को लोकगीत का वर्गीकरण एवं विशेषता कैसा लगा। अगर यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए किस तरह से कंटेंट जुगाड़ करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग का दोस्तों अब लोकगीत भी समाप्त हो चुका है। अब लोक साहित्य में हम लोग का पहेली है, मुहावरा है और कहावत है, यह भी 2 दिन के अंदर हम लोग समाप्त कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम लोग का लोकगीत भी समाप्त हो जाएगा, लोक साहित्य भी समाप्त हो जाएगा और बनकेवरा भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो ग्रामर का कुछ पार्ट बचेगा, व्याकरण का कुछ पार्ट बचेगा। 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों हम लोग पूरी तरह से नागपुरी सिलेबस का धुआं निकाल देंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ दीजिए, हम लोग नागपुरी का पूरी तरह से धुआं निकाल के ही छोड़ेंगे। नागपुरी का इतना हम लोग इस तरह से गर्दा उल्टा देंगे दोस्तों, एकदम गर्दा उड़ा देंगे नागपुरी का, कि हर हाल में हम लोग नागपुरी से 90 प्लस का स्कोर करेंगे। बस आप लोग ध्यान से MSH क्लासेस के
साथ जुड़े रहें और नागपुरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। ठीक है, बर्बाद करने का मतलब है कि दोस्तों नंबर ज़्यादा लाना है। ठीक है, मीन्स कि अपनी तैयारी को एकदम पूरे ऊंचाई तक पहुंचा देना है। यहाँ पे बर्बाद करने का अर्थ आप लोग दूसरा मत लीजिएगा, यहाँ बर्बाद करने का अर्थ है कि नागपुरी सिलेबस को हम लोग पानी पानी कर देंगे। ठीक है, तो ये अर्थ लेना है। तो इस तरह से आप लोग बस बने रहें। और जो भी नए व्यूअर हैं उन लोगों के लिए एक खास सूचना ये है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे पुराना जो भी लेक्चर है उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके आप नागपुरी कविता देख सकते हैं, नागपुरी कहानी देख सकते हैं और नागपुरी व्याकरण का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का भी कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाया हुआ है और कुछ ट्रिक्स बताया गया है और इकोनॉमी का भी कुछ पार्ट बताया गया है। उसे आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखें। साथ ही देखने के बाद ही आप अपने तैयारी को सही अंजाम तक ले पाएंगे, नहीं तो आप लोगों का स्कोर कम होगा, फिर आप लोग मुझे मत कहिएगा। मैं आप लोगों को जैसा बता रहा हूँ आप लोग सिर्फ मेरे डायरेक्शन पे चलिए, आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और एक बात दोस्तों कि अगर जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।